हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? 2-3 दिन का मैंने बहुत अच्छा ब्रेक दे दिया आपको पढ़ाई से। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई के ट्रैक से हट जाना है। ठीक है, तो आज हम अपना डे 23 लेकर आए हैं। हमने लास्ट डे में 12th क्लास का एडमिशन ख़त्म करा था। आज मेरे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि सर, जो हमारी 11th का चैप्टर नंबर 3 अजम्पशंस और प्रिंसिपल्स, सर प्लीज़ आप वो डाल दो। बेटा आज मैं वो पूरा चैप्टर डालूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा उस चैप्टर के अंदर। बस एक चीज़ है, अगर किसी भी बच्चे को मेरे नोट्स चाहिए हो, हैंड रिटन नोट्स इस चैप्टर के, जो मैंने खुद अपने हाथ से लिखे हैं और जो मैं अभी समझाने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरा नंबर वैसे तो आप सबको पता है, मैं फिर भी लिख रहा हूँ 8800905010। इस पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। हर बच्चे को फ्री में नोट्स मिल जाएंगे बिना किसी टेंशन के। बस आपको अपना नाम, अपना बर्थ प्लेस और अपना स्कूल, अपनी क्लास तो खैर 11th ही, अपना स्कूल लिख के भेजना है। दैट्स इट, आप तक ये नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, कोई बच्चा कॉल नहीं करेगा, सिर्फ व्हाट्सएप, ओनली डीएम। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है बेटा, क्योंकि थ्योरी चैप्टर है, समझेंगे। इस चैप्टर के अंदर है ना, दो चीजें हैं बेसिकली। अजम्पशंस एंड प्रिंसिपल्स। ये अजम्पशंस एंड प्रिंसिपल्स ही हैं जो आपकी अकाउंट्स को चला रहे हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम अजम्पशंस क्लियर करेंगे। अब आप पूछोगे सर ये अजम्पशंस क्या होता है? बेटा अजम्पशन, चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो तुम खेल कर आए, पूरे दिन तुमने क्रिकेट खेला है और शाम को आके तुम अपनी मम्मी से कह रहे हो कि मम्मी मुझे शाही पनीर और तंदूरी नान खाने हैं। तो तुम अजम्पशन लेकर आओगे, तुम सोच कर आओगे कि मम्मी को मना ही करना है। तो इन्हें बोलते हैं हम अजम्पशंस, कि हमने क्या सोच रखा है, हमने पहले ही क्या चीज अपने परसेप्शन में डाल रखी है कि यही होगा, हमें लगता है ऐसा ही होगा, तो वो अजम्पशन होती है। हमारी सोच इज अजम्पशन। क्लियर है बात? हाँ जी सर क्लियर है। तो अकाउंटिंग अजम्पशंस कितनी है बेटा? 3 है। चलो जी, सबसे पहले बढ़ते हैं। सबसे पहली अजम्पशन है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। बेटा गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? देखो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो ये मिस्टर मोहन है। मोहन भाई ने है ना एक फूड कार्ट खोली है। क्या खोली है बेटा? फूड कार्ट। वो क्या सोच के खोलेगा, बस मेरे को इतना बता दो। फूड कार्ट क्या सोच के खोलेगा? कि वो 2 दिन चलाएगा, 2 साल चलाएगा? बस वो तो यही सोच के खोलेगा ना कि ये मेरा फूड कार्ट कभी बंद नहीं होगा, मैं इससे बहुत पैसा कमाऊंगा और मुझे बहुत मजा आएगा बिजनेस करने के अंदर, मुझे बहुत मेहनत करनी है। या फिर वो ये सोच के खोलेगा कि नहीं यार ये तो अभी 2-4 दिन में बंद हो जाएगा। नहीं सर आप क्या बात कर रहे हो, कोई बंदा बिजनेस खोलता है तो यही सोच के खोलता है ना कि ये तो चलता ही रहेगा। इसका मतलब उसने ये सोच के खोला कि जो इसका ये जो चलेगा, ये जो फूड कार्ट चलेगा, ये फोरसेसेबल फ्यूचर तक चलेगा। फोरसेसेबल स्पेलिंग गलत हो सकती है बच्चों, फोरसेसेबल फ्यूचर तक चलेगा। फोरसेसेबल फ्यूचर का मतलब अनलिमिटेड टाइम तक चलेगा, कोई लिमिट नहीं है। हमें नहीं पता कि कब बंद होगा काम, नहीं, हम तो ये सोच के चल रहे हैं कि ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये होती है हमारी गोइंग कंसर्न अजम्पशन। बेटा इसके अंदर ना एक मेन पॉइंट बता रहा हूं जो बहुत ही कम बच्चों को पता होगा, और ये पॉइंट समझ उसी को आएगा जिसने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा है, वरना समझ ही नहीं आएगा। अच्छा सर समझाओ। देखो बेटा हमारे पास आपको पता है 2 तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। सर आपने कराया था हमको ये वाला। हाँ बेटा कराया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और दूसरा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस अब आप सब मुझको जवाब ये दे दो कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। कोई जवाब दे दो, कोई तो दोगे। आपको क्या लगता है शिवानी, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? आपको क्या लगता है क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? गुड। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंस है जो आपको 1 ईयर से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। 1 ईयर से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अगर इन शॉर्ट बोलो, जितने भी आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे वो सब क्या है? आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है? क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स
आपको सिर्फ 1 साल का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये 1 साल से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसे एक्सपेंडिचर जो विद इन 1 ईयर, जो विद इन 1 ईयर सिर्फ 1 साल तक का ही बेनिफिट देंगे, उससे ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, फॉर एग्जाम्पल रेंट, ये सब क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बस मेरे को ना एक छोटी सी बात बता दो, जो इस बंदे ने फूड कार्ट खोला, ये फूड कार्ट में ना एक अकाउंटिंग सिस्टम लेकर आया, एक कंप्यूटर लेकर आया जिसमें इसको अकाउंटिंग करनी थी। एक सिस्टम परचेज करा इसने, वो करा इसने 5 लाख रुपए का परचेज। आप बताओ ये क्या है? ये क्या है भाई? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट अब मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, मुझे बस इतना बता दो, अगर इसका बिजनेस ये सोच कर आया है कि मैं तो इस बिजनेस को सिर्फ 1 साल ही चलाऊंगा और 1 साल के बाद मैं इस बिजनेस को बंद कर दूंगा, तो ये जो खरीद कर लाया ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ 1 साल में ही बेनिफिट देता है, तो बेटा ये तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बन के रह जाएगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई डिफरेंस नहीं है। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं है तो जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वही मतलब जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सब आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करोगे, पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दोगे, दैट्स इट। बट अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन है तो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देने वाले जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। इज दैट क्लियर? फिर भी किसी को समझ ना आया हो ना तो नहीं आ सकता, आगे चलते हैं। ठीक है, मैं जितना खोल सकता था मैंने खोल दिया। ठीक है, चलो जी, ये हमारी फर्स्ट अजम्पशन थी। अब आप बोलोगे सर आपने तो इतना बढ़िया पढ़ा दिया, ये समझ भी आ गया, सर लिखने कैसे है? बेटा उसके लिए आपको एक तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया, इस पर मेरे को डीएम करो, फ्री में सबको नोट्स दे दूंगा इस चैप्टर के, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए, और नोट्स इतने अच्छे बनाए हैं, 3 से 4 पेज में पूरा चैप्टर कवर है। ठीक है, चलो बेटा अब हम चल रहे हैं अपनी सेकंड अजम्पशंस पे। हमारी सेकंड अजम्पशन कौन सी है? हम उसे बोलते हैं बेटा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो बेटा आप घर में डेली सुनते होंगे, क्या होता है? लगातार सेम चीज को रिपीट करना, बस वही होता है कंसिस्टेंसी, जो सबसे बोरिंग होती है बट सक्सेस तो वही दिलाती है। चलो इस पार्ट पे ना जाके अपनी पढ़ाई पे आते हैं, वरना मैं अलग ही बात पे चला जाऊंगा। कंसिस्टेंसी क्या होता है? सुनो, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सपोज करो 2024 एंड 25 के अंदर आप लोगों ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए। अपने क्या बनाए? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पीएनएल अकाउंट्स आता है, उसके बाद तुम्हारा बैलेंस शीट आता है, उसके बाद बेटा कैश फ्लो आता है। सर ये क्या होता है? बेटा पीएनएल अकाउंट तो शायद मैं आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, नहीं भी बताया तो बस इतना ध्यान रखो, हर कंपनी हर बिजनेस का ईयर एंड पे 3 चीज बनती है। ये 3 चीज नहीं बनेगी तो कंपनी को नहीं पता चलेगा कि उसके पास एसेट कितने हैं, लायबिलिटी कितने हैं, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, कैश कितना है। इज दैट क्लियर? तो ये 3 चीज बननी ही बननी है। कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए ये चीज याद कर लो, आगे आने वाले 100 दिनों के अंदर आपको अकाउंट्स में डीएनए में घुसा दूंगा। ठीक है, चलो जी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें बनाने होते हैं। तो एग्जाम्पल 2024-25 में ना, ऊपर जो हमारा बंदा था ना मोहन, उसने क्या करा, अपने फूड कार्ट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए 2024-25 में। उसने है ना मेथड 1 यूज करा। क्या यूज करा? मेथड 1। उसने मेथड 1 यूज करा। 2 मेथड होते हैं सोच लो अकाउंट्स बनाने के, अज्यूम कर रहे हो 2 मेथड होते हैं। उसने मेथड 1 से अकाउंट्स बना डाले अपने। कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। और इसने जो अकाउंट्स बनाए उसके अकॉर्डिंग इसका जो प्रॉफिट था बेटा वो था 3 लाख रुपीज। कितना था? 3 लाख। यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। 2025-26 में उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दोबारा बनाए। उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दोबारा बनाए। जब उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दोबारा बनाए तो उसने है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए मेथड 2 यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया? मेथड 2। मैंने आपको बताया अकाउंट्स बनाने के 2 मेथड है, अज्यूम कर लो, हाइपोथेटिकल है, मेथड 1 और मेथड 2। 24-25 में उसने मेथड 1 यूज करा था और 25-26 में उसने मेथड 2 यूज करा, और अकॉर्डिंग टू मेथड 2 उसका जो प्रॉफिट आया बेटा वो 5 लाख रुपए आया। बस अब आप मेरे को जस्ट एक जनरल सेंस, आपकी कॉमन सेंस से मेरे को इतना बताओ कि क्या वो जो मोहन है, क्या वो इसके जो साल हैं 24-25 और 25-26,
इन दोनों सालों का जो प्रॉफिट आया है, इन दोनों सालों का जो प्रॉफिट आया है, क्या इनको कंपेयर कर सकता है और अपनी ग्रोथ कैलकुलेट कर सकता है? क्या ये कंपेयर हो सकता है? क्या हम इससे ग्रोथ निकाल सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है? नहीं लगता? क्यों बेटा? कंपेरेबल कौन होता है? कंपेरेबल वो चीजें होती हैं जिनके अंदर मेथड सेम यूज होता है। अब क्या तुम खली को और मुझे कंपेयर कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। अब क्या तुम मुझे और 5वीं क्लास के बच्चे को कंपेयर कर लोगे? सर कंपैरिजन ही नहीं है। ऐसे ही अगर तुम्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपेरेबल बनाने हैं तो तुम्हें सेम मेथड अप्लाई करना पड़ेगा सालों साल, ईयर ऑन ईयर बेसिस। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर क्लियर तो हुआ है। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, बिल्कुल डीएनए में घुस जाएगा। एक टर्म होता है डेप्रिसिएशन, हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म में पढ़ा है। अभी के लिए ध्यान में कर लो, डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं, एक होता है एसएलएम और बेटा एक होता है डब्ल्यूडीवी। अब आपको एक मेथड चूज करना है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। सपोज करो आपने फर्स्ट ईयर एसएलएम चूज कर लिया, सेकंड ईयर आपने डब्ल्यूडीवी, थर्ड ईयर आपने वापस ये कर लिया, फोर्थ ईयर आपने ये कर लिया। किसी भी साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो कंपेरेबल नहीं होंगे, क्योंकि बार बार अलग मेथड यूज हो रहा है। प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा क्योंकि हर मेथड से प्रॉफिट अलग कैलकुलेट होगा। इसलिए टू मेक योर अकाउंट्स कंपेरेबल you have to apply same method year on year। is that clear? इसे बोलते हैं हम कंसिस्टेंसी। फिर वही क्वेश्चन, सर लिखेंगे कैसे इसको? डीएम करो, नोट्स मिल जाएंगे। चलो जी आगे अपनी थर्ड अजम्पशन के लिए चलते हैं। मेरे हिसाब से थर्ड अजम्पशन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इस अजम्पशन को बोलते हैं अक्रूवल अजम्पशन। क्या ये अजम्पशन समझाने की जरूरत है? क्यों नहीं है? मैंने आपको पूरा चैप्टर कराया अक्रूवल और कैश बेसिस वाला। बेटा अक्रूवल अजम्पशन इन शॉर्ट बस वही होती है, जिस साल इनकम अर्न हुई है, जिस साल इनकम अर्न हुई है उस साल हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। हमें फर्क नहीं पड़ता पेमेंट से कब मिलेगी कब नहीं। जिस साल एक्सपेंस इनकर हुआ है उस साल वो रिकॉर्ड होगा। हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमने पेमेंट करी है या नहीं करी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हमारी 3 अजम्पशंस थी जो मैं आपको इन डेप्थ जाके समझा चुका हूं। ये हमारी सारी अजम्पशंस थी। अब चलते हैं बेटा प्रिंसिपल्स, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है? प्रिंसिपल्स, हमारे थोड़े से प्रिंसिपल्स हैं, बारी बारी हम सारे प्रिंसिपल्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है? सबसे पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या होता है? बेटा तुम बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, तुम्हें उसे बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचकर करना है। किस पर्सपेक्टिव से? बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचकर करना है। सर एग्जांपल दे दो यार। तो पागल हो गया, इसमें भी एग्जांपल दूं? चलो ले लो यार। वो जो मोहन था उसने क्या करा? उसने 5,000 रुपए की मशीन खरीदी। अब उसे ये नहीं सोचना कि मेरी जेब से 5,000 गए, नहीं, उसे अपना सोच के नहीं करना। उसे ये सोच के करना यार मेरा फूड कार्ट है, मेरे फूड कार्ट के पास मशीन आई, तो मशीन आ गई, असेट है, नीचे डेबिट है, तो मैं असेट को डेबिट, मशीन को डेबिट कर दूंगा, और मेरे बिजनेस से पैसा गया तो कैश को क्रेडिट कर दूंगा। तुम्हें अपने बिजनेस का पर्सपेक्टिव सोच के कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जी सर, मजा ही आ गया। सेकंड चलते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट का मतलब बेटा आप वही ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे जो मॉनेटरी टर्म में आप वैल्यू कर सकते हो। मॉनेटरी टर्म्स, यार तुम्हारे बिजनेस में एक एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय को थप्पड़ मारा, रिकॉर्ड करोगे कि कोई इंपैक्ट है? बट एक तुम ओनर हो, तुमने एक लड़की को थप्पड़ मारा, उसने जाके केस कर दिया, अब तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है, वो रिकॉर्ड होगा, वो रिकॉर्ड होगा। मॉनेटरी टर्म्स आ गया। चलो जी थर्ड प्रिंसिपल पे चलते हैं। हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है अकाउंटिंग पीरियड। क्या है जी? अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? बेटा जो तुम अकाउंटिंग कर रहे हो ना, जो तुम जनरल एंट्री कर रहे हो, जो तुम लेजर बना रहे हो, जो तुम कैश बुक कैश फ्लो बना रहे हो, जो तुम बैलेंस शीट बना रहे हो, बेटा वो एक पीरियड के लिए बनाना है। ये नहीं कि सालों साल का एक ही बनाते चलोगे और जिंदगी भर चलता जाएगा, नहीं। डिस्क्राइब करा गया 12 मंथ्स का पीरियड उठाना है
और उसमें बनाना है। इंडिया के अंदर जो 12 मंथ्स हैं वो आपके 1 अप्रैल 2024, 25, 26 से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च पे खत्म होता है। इज दैट क्लियर? जी सर मजा ही आ गया, बहुत मजा आ रहा है। आगे चलो चलो। फोर्थ, अगला जो प्रिंसिपल है वो है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर का मतलब बेटा, आप है ना ईयर एंड में मैंने आपको बताया कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, कितनी चीजें बनाते हो सर? पीएनएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है बेटा। इनके अलावा तुम्हें कुछ स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। स्टेटमेंट्स बेटा, आपके बिजनेस के अंदर कोई ऐसी घटना घटित हुई है जिसका नंबर इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, जिसका नंबर इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, या फिर जो आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजंस को चेंज कर दे। सर सर सर, हाँ जी बोलो सर। आप थ्योरेटिकली मत पढ़ाओ प्लीज, एग्जांपल पढ़ा दो, तभी तो आपसे क्लास देखते हैं हम। चलो ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, सुनते हैं भाई। ये है एक तुम्हारा बढ़िया मोटा ताजा एम्प्लॉयर, ठीक है भाई। मैं यहाँ पे किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, फ्रिक्शनल है, तो कोई इसे दिल पे मत लेना। इसने क्या करा, इसकी एक एम्प्लॉय है। अब एम्प्लॉय भैया मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। इसने ना काम के चलते इसको ज़्यादा ही मेंटली हरास कर दिया। क्या करा? मेंटली हरास कर दिया। और जब ये डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने इसके माइंड में थोड़ी सी दिक्कत बता दी, थोड़ी सी प्रॉब्लम बता दी। अब इस एम्प्लॉय ने क्या करा? इस एम्प्लॉय ने जाकर इस एम्प्लॉयर के ऊपर केस फाइल कर दिया मेंटली हरासमेंट का, 25 करोड़ रुपए का। कितने का बच्चों? 25 करोड़ रुपए का केस फाइल कर दिया। अब बस मुझे इतना बता दो, अगर ये केस, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि कौन जीतेगा कौन नहीं, बट हमारे एम्प्लॉयर भाई को लग रहा है कि 50-50% है, मैं केस हार भी सकता हूं और जीत भी सकता हूं, तो ये इंफॉर्मेशन उसे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्यों? पहला रीजन, नंबर इंपैक्ट आ गया 25 करोड़। दूसरा रीजन बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर, मतलब जिन्होंने तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाया है, जो तुम्हारे एम्प्लॉय हैं, मैनेजमेंट है, फैमिली है, सबको जो तुम्हें वो जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिखाने हैं उनके लिए जरूरी है। क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि तुम इस लेवल के घटिया इंसान हो तो वो तुम्हारी कंपनी में आगे से पैसा नहीं लगाएंगे और जो लगा रखा है उसको भी विड्रॉ कर लेंगे। तो उनके लिए ये डिस्क्लोज करना जरूरी है। और आपको आगे जाके पता चलेगा, एक हमारा कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 और डिवीजन 2 है, इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि कौन कौन से डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? जी सर मजा आ गया, समझ आ गया, फुल डिस्क्लोजर। चलो जी आगे चलते हैं बेटा। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। कौन सा आता है? मटीरियलिटी। बेटा मटीरियल का मतलब क्या होता है सर? मटीरियल, कुर्सी, चेयर, या फिर मोमोज खा रहे तो गोभी। बेटा मटीरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। अकाउंट्स लैंग्वेज में इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। बेटा सेम चीज है मटीरियल। मटीरियलिटी आपसे कहता है कि जो भी चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज आपके बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए उसको डिस्क्लोज करो, उसको डिस्क्लोजर दो। दैट्स इट। ओके चलो जी नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं जल्दी से। बेटा नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रूडेंस। प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल आपसे ये कहता है आने वाले लॉसेस को कंसीडर कर लो, बट आने वाले प्रॉफिट को कंसीडर मत करो। नो कंसीडरेशन। आने वाले लॉसेस को तुम अभी से बुक करके चल सकते हो, बट आने वाले प्रॉफिट्स को आप पहले से बुक करके नहीं चल सकते। लॉस तुम्हारा है आने वाला, बट प्रॉफिट जब भी रिकॉर्ड होगा जब वो आ जाएगा। इज दैट क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर है, बहुत आसान है, कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है यार इसमें। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं। ये प्रिंसिपल है कॉस्ट और हिस्टोरिकल मेथड। इसका मतलब क्या होता है बेटा? देखो एग्जाम्पल लेते हैं। तुम एक मशीनरी खरीद के लाए 5 लाख रुपीस की। कितनी की लाए बेटा? 5 लाख की। अब 1 साल बाद इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया 1 साल के अंदर 50,000 का, तो 1 साल बाद ही तुम्हारी बुक्स में रिकॉर्डेड है 4,50,000 पे, बट जब तुमने मार्केट में वैल्यू देखी तो इसकी 6 लाख थी। तो तुम कौन सी वैल्यू को अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे? सर 50% बच्चे बोलेंगे सर ये, 50% बोलेंगे ये। जिन्होंने ये बोला है वो बिल्कुल सही है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड बोलता है तुम्हें मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं है, तुम उसका प्रॉफिट बुक कर सकते हो,
तुम उसका प्रॉफिट बुक कर सकते हो मर्जर के केस में, रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में, बहुत सारे केसेस हैं, कर सकते हो। बट इम्पेयरमेंट एक इंड एस है, एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें तुम ये सीखोगे आगे जाके। बट तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर तुम जिस कॉस्ट पे खरीद के लाए हो बस डेप्रिसिएशन माइनस होगा, दैट्स इट, वो वैल्यू रिकॉर्ड होगी, बुक वैल्यू ही रिकॉर्ड होगी, मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये चीज क्लियर है? आपको क्लियर है? गुड। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रिंसिपल जल्दी से पढ़ते हैं बेटा। ये प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? आपने अक्रूवल और कैश बेसिस पढ़ा था। हम अक्रूवल बेसिस में क्या करते थे? जिस साल खर्चा इनकर हुआ है हम उस साल रिकॉर्ड करते थे, जिस साल इनकम कमाई है हम उस साल रिकॉर्ड करते थे। मैचिंग प्रिंसिपल ये होता है, जिस साल तुम रेवेन्यू जितना कमा रहे हो, सपोज करो तुमने इस साल रेवेन्यू 5 लाख का कमाया, तो इस 5 लाख को कमाने के लिए तुमने कितने एक्सपेंसेस करे, बस तुम वही रिकॉर्ड करोगे, बस तुम वही रिकॉर्ड करोगे। मतलब ये सेम बात हमारी अक्रूवल अजम्पशन वाली कह रही है कि भाई जितना तुमने रेवेन्यू करा उसको करने के लिए जो तुम्हारे खर्चे हुए, वेदर इट इज पेड और नॉट, तुम्हें वही रिकॉर्ड करने हैं। अगर तुमने कोई खर्चा अगले साल के रेवेन्यू को अर्न करने के लिए करा तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, या फिर तुमने कोई पेमेंट करी जो पिछले साल के रेवेन्यू के लिए थी तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी। क्या ये बात आपको समझ आ रही है बिल्कुल अच्छे से? ओके दोस्तों, आगे चलते हैं जल्दी से, चलो। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बेटा डुअल आस्पेक्ट। डुअल आस्पेक्ट बेटा, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो उसका सिंगल इफेक्ट नहीं होगा, उसके डबल इम्पैक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, एग्जांपल लेते हैं, मैं मशीन खरीद कर लाया, क्या ये एक ट्रांजैक्शन है? नहीं, दो। कैसे? मशीन आया कैश गया, मशीन आया कैश गया, तो एक डेबिट हो गया मशीन, कैश क्रेडिट हो गया, एक डेबिट एक क्रेडिट जरूर होगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, जल्दी से आ जाओ। अब बेटा रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिवेन्यू रिकॉग्निशन वैसे तो बेटा ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। अगर आप लोग मेरी क्लास में होते मैं इस टॉपिक पे 30 से 35 मिनट लगाता, बहुत ही फेवरेट है, ठीक है। मगर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट ही रखता हूँ। रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होता है? जितने पैसे पे तुम्हारा हक है, जितनी सेल पे तुम्हारा हक है इस साल, तुम बस उसको ही रिकॉर्ड करोगे। जितना पैसे का ऑब्लिगेशन है तुम्हारे ऊपर कि तुमने इस पैसे के बदले में ये सर्विस दे दी या ये गुड्स दे दिए, दैट्स इट, वही रिकॉर्ड करोगे। सर एग्जांपल, यार तुम मान नहीं रहे ना, चलो समझो जल्दी से। एक आईफोन सेलर है, एक आईफोन सेलर है बेटा, उसने 50,000 का फ़ोन एक मिस्टर डी को बेचा, ठीक है। और मिस्टर डी से बोला भाई मैं 1 साल की वारंटी भी दे रहा हूँ तेरे को, ख़राब हो जाए तो ले आइयो। और आईफोन सेलर को पता है अगर डी वारंटी लेकर आता है तो इस वारंटी को सही करने में मिनिमम 5,000 रुपये का खर्चा आएगा। तो बस मेरे को एक बात बताओ, क्या 1 साल तक उसने 50,000 का गुड्स बेचा मगर 5,000 का खर्चा भी तो है? सर पक्का थोड़ी कि खर्चा हो गई, बट चांसेस तो है खर्च होने के, प्रोबेबिलिटी तो है। तो क्या तुम अभी इस साल के अंदर इस पूरे 50,000 को अपना रिवेन्यू मान लोगे? नहीं, अभी तुम इस साल के अंदर सिर्फ 45,000 को रिवेन्यू मानोगे और 5,000 को तुम अभी अपनी लाइबिलिटी बुक करोगे कि अभी तुम्हें नहीं पता कि ये तुम्हारा खर्चा भी हो सकता है। अगर वो बंदा वारंटी क्लेम करने नहीं आया तो तुम इस 5,000 को नेक्स्ट ईयर सेल बुक कर देना, दैट्स इट। एग्जाम्पल क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। लास्ट प्रिंसिपल है, इसे हम बोलते हैं वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट। वेरीफाइबल, तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के पीछे आपके पास एविडेंस होना चाहिए। सर बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ा, थैंक यू। एग्जाम्पल, भैया तुम मशीनरी खरीद के लाए, तुम अपनी बुक्स में मशीनरी को 5 लाख से डेबिट करना चाहते हो, क्या बेसिस है इसके पीछे? सर मेरे पास इनवॉइस है, मैं जिस बंदे से मशीन खरीद के लाया हूँ उसने मेरे को इनवॉइस दिया, इस इनवॉइस के बेसिस पे कर रहा हूँ मैं, दैट्स मीन्स वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट। तो बेटा मैंने आपका 3rd चैप्टर के अंदर 2 चीज़ें हैं, प्रिंसिपल्स अजम्पशंस, मैंने दोनों चीज़ें आपको कवर करा दी। तो बेटा बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आएगा, एमसीक्यू तो 100% बनेगा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। किसी को नोट्स चाहिए, रिपीट कर रहा हूँ,
वीडियो की शुरुआत में जाओ, नंबर लो, व्हाट्सएप पे डीएम करो, नोट्स फ्री में सेंड हो जाएंगे। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट बेटा, मिलते हैं अपने डे